हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीट यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो आपको दी थी जिसमें मैंने हैज़, हैव का यूज़ आपको बताया था। और इस वीडियो में एक छोटा सा लिंक, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा जोड़कर बता रहा हूँ। ये हैज़, हैव के साथ वस्तु और हैज़, हैव के साथ थर्ड वर्ब का होना, इनका यूज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे लगा दोबारा से बताना चाहिए, मैंने इसमें ऐड किया है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, हैड और इन्फिनेटिव। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हैज़, हैव, हैड, और यहाँ पे आप इनमें अंतर देख रहे हैं। ये सेम है, ये सेम है, तो अंतर सिर्फ इस चीज़ का है। और इस अंतर के आने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अंतर है। तो आइए इस अंतर को समझते हैं। जब भी कभी आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड, तीनों में से कुछ भी आ जाए और उसके बाद कोई वस्तु का जिक्र हो, तो हैज़, हैव, हैड क्या बताएंगे? सब्जेक्ट का वस्तु के ऊपर हक होना, मालिक होना, यानी कि स्वामी होना, जो कि सामने लिखा है। सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड में से कुछ भी आ जाए और फिर थर्ड वर्ब आए, तो यहाँ पे बताएंगे सब्जेक्ट के द्वारा इस कार्य की संपूर्णता, यानी कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे लिखा है कार्य संपूर्ण हो जाना, यानी कार्य का कंप्लीट हो जाना। यदि सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड आते हैं और इन्फिनेटिव वर्ब आए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगी मजबूरी, यानी सब्जेक्ट की मजबूरी है ये कार्य को करना। इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, चलिए पहले आपको इन्फिनेटिव बता देते हैं। जब भी कभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू देखते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लिखा हुआ देखते हैं, जैसे टू गो, टू प्ले, टू रन। मेन वर्ब के इस फॉर्म को, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देना इन्फिनेटिव कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद है इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं आई। आई के साथ आप जानते हैं हैव आएगा, आई हैव, और यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आई हैव ए बुक। आप देखिए सब्जेक्ट हैज़, हैव में से हैव लगा दिया हमने, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है, और लास्ट में हमने वस्तु रख दी पहले के अकॉर्डिंग। तो ये हैव हमें बताएगा कि इस वस्तु का मालिक ये है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। शी हैज़ नो बुक। अब नो लगाने से ये पता चल गया कि हैज़ बता रहा है कि ये इसकी मालिक नहीं है, क्योंकि हमने नो लगा दिया, और नो ना लगा करके हम यहाँ पे ए लगा देते, शी हैज़ अ बुक। तो इसका मतलब हो जाता कि ये लड़की इस बुक की मालकिन है, यानी ये बुक इस लड़की की है या इसके पास है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास किसी और की वस्तु हो, हम उसके बेशक मालिक नहीं हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास है तब भी हम ऐसा ही करेंगे। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, चाहे वो मेरी है, चाहे किसी और की है, चाहे मेरे मित्र की है। लेकिन अगर वो मेरे पास है तो मैं कहूँगा आई हैव, मेरे पास है। शी हैज़, उसके पास है। दे हैव, उनके पास है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन देखें आप, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड। अच्छा, हैड का और इसमें बता देते हैं। हैज़, हैव तो हमें बताएंगे अभी भी है, लेकिन हैज़, हैव के अलावा अगर हम यहाँ पे हैड लगा देते हैं तो हैड हमें बताएगा अब नहीं है, यानी पहले वस्तु हमारे पास थी। अब हैव की बजाय अगर मैं यहाँ पे हैड लिख देता, हैड, तो इसका मतलब आई हैड ए बुक, इसका मतलब होता आई हैड, मेरे पास थी एक किताब। मैं यहाँ पे लिख दूँ शी हैड, उसके पास थी एक किताब। तो हैड बताएगा कि वस्तु बीते हुए समय में मेरे पास थी, अब नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना सा रोल है। अब अगर इसमें देखें सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव, हैड में से जो भी आ रहा है, फिर थर्ड वर्ब आ रही है, तो ये क्या बताएगा? कार्य की कंप्लीटनेस बताएगा। जैसे कि हम कहें अमर हैज़। ध्यान रखना, एक अकेले व्यक्ति के लिए हैज़ आएगा, बहुत सारे होंगे तो हैव आएगा। ये हैज़ और हैव प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, हैड पास्ट में यूज़ होगा जब हमें कहना है किसी के पास वस्तु थी, कार्य कर चुका था। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अमर हैज़ गॉन टू दिल्ली। अब आप ये देखिए सब्जेक्ट है हैज़ है, लेकिन थर्ड वर्ब आ गई
वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, थर्ड वर्ब आ गई। अमर हैज़ गॉन यानी अमर ने ये वाला काम कर लिया है, अमर ने जाने का काम कर दिया है, वो जा चुका है, चला गया है, और कहाँ गया है वो हमने मेंशन कर दिया है। और अगर यहाँ पे हैड लगा दें, अमर हैड गॉन यानी अमर चला गया था, वहाँ पे हैड बताएगा चला गया था, वो पास्ट की बात हो जाएगी। ठीक है, एक की जगह यहाँ पे कई सारे शब्द होते हैं, अमर एंड राज, सोनू एंड मोनू, अमर, सोनू, गीता एंड देयर रिलेटिव्स। तो एक से ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे हैव लगाते प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए। अगर ये प्रेजेंट में बनाना होता, पास्ट में तो हैड चलेगा, चाहे यहाँ पे एक जना हो चाहे कई सारे जने हो, पास्ट में हमेशा हैड चलता है। अब तीसरे वाले को देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हैड में से कुछ भी आ जाए और इन्फिनेटिव आ जाए तो मजबूरी को बताएगा। वो कैसे बताएगा? कुछ इस तरीके से, जैसे आई हैव, आई के साथ हमने हैव को लिखा और हैव के साथ इन्फिनेटिव, जैसे टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई हैव टू गो। अब यहाँ पे टू गो ये तो आ गया मेरा इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट और हैज़ हैव हैड कुछ के बाद कुछ भी आ जाए और इन्फिनेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है इस सब्जेक्ट की मजबूरी है इस कार्य को करना। हैज़ हैव प्रेजेंट बताते तो मजबूरी प्रेजेंट की है, हैड आएगा तो ये मजबूरी पास्ट की थी। आई हैव टू गो, टू गो माने जाना, आई यानी मैं, टू गो यानी जाना, मेरी मजबूरी है यानी मुझे जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देखिए, दे हैव टू रन, दे हैव टू रन, इन्फिनेटिव आ गया यानी कि इनकी मजबूरी थी दौड़ना। अब थी नहीं लगेगा, इनकी मजबूरी है क्योंकि प्रेजेंट में है। और अगर यहाँ पे हैड लगा दे, आई हैड टू गो, तो ये मजबूरी मेरी पास्ट की, मुझे जाना पड़ा। दे हैड टू रन, उन्हें दौड़ना पड़ा। हैड बता देगा पास्ट की मजबूरी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, जानकारी औरों तक भी पहुंचाइए। छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।